सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का नमस्कार। सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो मम्मी और पापा किसी से ऊंची ऊंची आवाज़ों में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें इतनी ऊंची थी कि मैं परेशान हो गई। भागती हुई बाहर आई तो खुशी की ठिकाना ना रहा। सामने मेरे पति खड़े थे। आज वो कई सालों के बाद आए थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। उन्हें घर से गए सालों गुजर गए थे। उनके इंतजार में तो अब बिल्कुल मायूस सी होने लगी थी। लेकिन आज उन्हें अपने सामने देखकर मैं सारे गिले शिकवे भूल गई। फिर मेरी नज़र उनके पहलू पर खड़े एक दुबले पतले और कम उम्र के लड़के पर पड़ी, जो बिल्कुल सहमा हुआ खड़ा था। मम्मी पापा उसकी वजह से मेरे पति से लड़ रहे थे। बेटा, इस बच्चे की कोई जात पात का कोई पता नहीं तुमको, उसे क्यों उठाकर घर लाए हो? मम्मी पापा आशीष से एक ही सवाल कर रहे थे। मम्मी जी, अपने लिए थोड़ी न लाया हूँ, आप लोगों की सेवा करने के लिए लाया हूँ। इसे मेरे मालिक ने मुझे तोहफे में दिया है। आप तो जानती हैं कि बुंदेलखंड की जमींदारों के पास कितनी ज़मीनें हैं और जायदाद कितनी मशहूर होती हैं। मैं इसे अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लाया हूँ। मेरे मालिकों ने इसको मुझे उपहार के तौर पर दिया है और ये भी मेरे साथ साथ यहाँ आने पर खुश है। क्यों रामू, बताता क्यों नहीं? तुझे यहाँ कोई दिक्कत है? रामू ने अपना सिर हिलाते हुए ना में उत्तर दिया। नहीं मालिक, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ आकर। मैं बहुत खुश हूँ, उसने अपने आजू बाजू में देखते हुए कहा। उसकी खूबसूरती से तो मैं भी उसकी तरफ खिंचती चली गई। जबकि मैं एक औरत थी, मगर उसके नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे और आंखों में ऐसी चमक थी कि एक पल के लिए मैं भी ठिठक कर रह गई थी। उसका हुस्न कम उम्र लड़कियों से भी कहीं बढ़कर था। खैर, उसने अपने कंधे पर तौलिया ले रखा था और अपने दोनों हाथे बांधे खड़ा था, जैसे किसी राज दरबार में कोई वजीर बांधी खड़े होते हैं। उसका अंदाज बहुत ही निराला था। मेरे पापा ने बहुत बहस किया मेरे पति से और उनको बहुत डांटा। कहा कि तुमने हमारे बगैर आज्ञा के इस बच्चे को रख लिया है। कल को ये बड़ा होगा तो बहू और हमारी औरतों के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। मेरे पति ने किसी की भी नहीं सुनी। मैं भी खुश थी कि इन्हें मेरा कितना ख्याल है कि मेरे लिए काम करने के लिए नौकर भी लेकर आ गए, जो हर वक्त मेरी सेवा करेगा। मैं कोई काम नहीं करूँगी। वैसे भी आशीष बहुत सालों बाद घर आए थे। मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। लड़के ने, जिसका नाम रामू था, आते ही सारे घर के काम संभाल लिया। हम लोग भी उसे देखकर बहुत खुश हो गए थे। घर में एक तरह का सुकून हो गया। मगर एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास सर पकड़े बैठी थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे बहुत परेशान हैं। उनको इस हालत में देखकर मैं चौंक गई। समझी कि न जाने क्या हुआ है। पूछा तो कहने लगी, बहू क्या बताऊं, आजकल की औरतों को न जाने क्या हो गया है। बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी खाना जानती है। हम लोग तो अपने ज़माने में खुद गेहूं घर पर पिसा करते थे। आजकल तो जगह जगह चक्कियां हो गई हैं। तब बहुओं के इतने नखरे हैं। अब तो औरतें अपने घर का काम करना भी नहीं चाहती। समझती हैं पड़े पड़े खाते रहें, और तभी तो उनके शरीर में कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मेरी सास का अच्छा तरीका था किसी को बातें सुनाने का। काम के लिए मैंने अपने दिल में सोचा कि अच्छा, अब क्या हुआ? क्या? मैंने बड़ी बेरुखी से पूछा। बेटी, ये जो रामू है ना, मुझे इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। बाहर का लड़का है, भगवान न जाने कैसा होगा। घर में हम औरतें ही हैं, कल को ये बड़ा भी होगा। हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा ना? मेरी सास ने फिक्र जताते हुए कहा। मम्मी जी, आपको तो लगता है कि मेरा काम आसान हो गया है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हो। आप चाहती ही नहीं कि मैं घर में आराम से रहूं। मैंने अपने सास से शिकायत कर डाली। बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, तुम कहती हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। मगर ये सब ठीक नहीं है। मेरी नज़रें तो कुछ और ही देख रही थी। सास ने ये बात करके मेरा और भी ज़्यादा दिल दुखा दिया था। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। वैसे भी रामू वक्त पर मेरी सेवा के लिए खड़ा रहता, फिर मुझे उससे क्या डर था। दुबला पतला और आज्ञाकारी बच्चा था। उम्र उसकी अभी 14 साल की होगी। हर वक्त कंधे पर तौलिया रखता था। ऐसा बच्चा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उससे आने से मेरे पति का रवैया भी मुझसे बहुत अच्छा हो गया था, जबकि वे कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे।
लेकिन आजकल वह मुझे खुद भी हंसाने लगे थे। कहाँ उनके गर्म मिजाज जो मेरी खुशियों का गला घोंट देती थी। आज भी शाम का वक्त था, मैं और आशीष अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। मैंने देखा तो सामने रामू खड़ा था। क्या बात है रामू, इस वक्त क्यों आए हो? मेरे पति ने गुस्से से पूछा। आने दे बेचारे को, कोई बात करना होगी, मैंने कहा। तब रामू ने अपना सर झुका लिया और बड़ी धीमी आवाज़ में बोला, मालिक मेरी तबीयत खराब है, मुझसे काम भी नहीं हो रहा है। अगर आप 2 दिन की छुट्टी दे दें तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, वरना मैं ये काम भी नहीं कर पाऊँगा। उसकी बात सुनकर मेरे पति को और गुस्सा आ गया। नहीं रामू, मेरी मिसेज को मायके जा रही है, तुम्हें आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें सेवा के लिए लाया हूँ, आराम के लिए नहीं लाया हूँ, रामू ने कहा। तो मेरे पति ने उसे डांट कर कमरे से भेज दिया। मैं हैरान रह गई कि उन्हें मेरा इतना ख्याल कैसे हो सकता है। मैंने सुबह ही मायके जाने की बात की। मुझे लगता था कि रामू का भी मेरे साथ दिल लग गया था। मेरे घर जाने पर वह उदास हो रहा था, इसलिए बीमारी का बहाना कर दिया। फिर अगले सुबह आशीष मुझे मेरे मायके पहुंचाने आए। मैं बहुत खुश थी। काफ़ी दिनों बाद अपने मायके जा रही थी। मैं अपने पिता के घर आई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मम्मी को भी बता दिया कि मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अपने साथ एक नौकर भी लाए हैं जो हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। ये सुनकर मेरी मम्मी भी मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये क्या बुरी आदत लगा रखी है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर का काम खुद करो, अपने पति का ख्याल भी खुद रखो। मैं अपनी मम्मी की बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। 7 दिन मायके रही। मम्मी ने कई उपदेश दे डाले जिन्हें मैंने एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। 7 दिनों के बाद फिर मैंने अपने पति से बात किया। कहने लगे, अभी 2-3 दिन मायके में ही रुको, मैं कुछ ज़रूरी कामों से फ्री होकर तुम्हें लेने आऊँगा। यूँ 1 हफ्ता और बीत गया मगर वहीं नहीं आए। तीसरे हफ्ते में मुझे लेने आए। तब तक वो मेरे अंदर उनकी खूब इज्जत और बढ़ गई थी। मैंने अपना पूरा सामान बांधा और उनके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पति का रवैया कुछ बदला बदला सा है। मैंने बहुत कुरेदा इस मामले को, आखिर बात क्या हुई है, मुझसे उखड़े उखड़े से क्यों हैं। तब वह और चिढ़ने लगे, बोले कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मैं तो तुमसे वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं पहले किया करता था, मगर तुम न जाने किन ख्वाबों में रहती हो। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मसार हो गई। वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। सुबह मेरी आँख खुली तो रामू मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। रामू को ना पाकर मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। रामू कहाँ गया, मैं सोचने लगी। उसके बगैर तो मेरा गुजारा बहुत मुश्किल था। उसके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद सास ने बताया कि उसे अस्पताल लेकर गया है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और काम भी नहीं हो रहा था। तब मुझे याद आया कि 2 हफ्ते पहले भी यह अपनी तबीयत की खराब होने की शिकायत कर रहा था। आज शाम तक वह अस्पताल से वापस आ गया। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और कंधे पर वही तौलिया लिए रहता। मैंने उसका हाल चाल पूछा तो बड़ी मरीली सी आवाज़ में बोला, बस ठीक हूँ दीदी, बस आप भगवान से प्रार्थना करें मेरे लिए और मेरे माँ बाप भी ठीक रहें। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ी सी परेशान सी हो गई। वह बेचारा अपने माँ बाप से दूर था और हमारी सेवा के लिए यहाँ आकर बैठा था। मैंने उसे कमरे से जाने का कहा। तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है काम काज करने की, मैं तुम्हारी ख्याल भी रखूँगी, मैंने कहा। तो उसने मेरी इज्जत करते हुए अपना सर झुका लिया और अपने कमरे में चला गया। 2-3 दिन बाद वह अपने कमरे में आराम कर रहा था। मैंने भी उसका जी जान से ख्याल रखा, मगर जब 1 हफ्ता बीत गया, घर के कामों में मुझे उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी तो मैंने उसे कहना शुरू किया, रामू अब तुम काम के लिए तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। अब तुम्हारी सेहत भी अच्छी हो गई है, मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगी। उसने मेरी बात पर कोई भी हाँ ना में जवाब नहीं दिया, मुझे इग्नोर मार दिया, बल्कि वह तो पहले से भी ज़्यादा कामचोर हो गया, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। पहले कहाँ सर झुका के गधे की तरह सारा दिन काम करने वाला रामू और कहाँ ये जो हर वक्त बैठा आराम करता है और मुझसे चीज़ें मांग मांग कर बिस्तर पर पड़ा खाता रहता है।
मैं भी ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मैंने कहा, तुम काम नहीं करते तो यहाँ से चली जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हम पर बोझ बनने के लिए। एक दिन मैं रामू के ये बातें कर रही थी कि मेरे पति घर में आए और कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रामू को डांटने की। आशीष ने रामू को अपने साथ लगा लिया। तब उन्होंने एक काले रंग का पन्नी रामू को थमा दिया। ये कहा कि मैंने गुस्से से पूछा, पहले ही उसे मेरे लाड प्यार ने सर पर चढ़ा रखा है, आप उसे और सर पर क्यों चढ़ा रहे हो। बाकी ये हमारी रही सही इज्जत करना भी भूल जाएगा। नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे पति ने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। मुझे यूं आंखें दिखाने लगे जैसे रामू से उनका गहरा रिश्ता हो। खबरदार, अगर तुमने उसके बारे में एक शब्द भी कहा, रामू के खिलाफ कोई बात भी नहीं बर्दाश्त करूँगा। अगर तुम्हें उस घर से जाना है तो चली जाओ, ये कहीं नहीं जाएगा। उनकी बात पर तो मैं हैरान रह गई। मैंने सोचने लगी, उस दिन मेरी सास ने जो बात कही थी वह बिल्कुल ठीक कही थी। मेरे पति तो अब कुछ और ही कह रहे थे। एक मामूली सी नौकर के लिए मुझसे इतनी बदतमीजी से चिल्ला पड़े। मेरे दिमाग तो फटने लगा था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कभी कभी पति पत्नी के बीच ऐसी बातें हो जाया करती हैं। मैंने अपने पति के साथ खुद ही सुलह कर ली। वह भी मान गए, मुझसे बातें करने लगे। रामू ने भी अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली, लेकिन अब उसने अपने कंधे से तौलिया के साथ साथ चादर ओढ़ना भी शुरू कर दिया था। उसकी चाल ढाल भी औरतों वाली हो गई थी। एक दिन कुसुम आंटी हमारे घर आई। वह हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी, जो कभी कभार हमारे घर आती थी, मगर जब भी आती तो अच्छी बातें करती और अच्छी राय देकर जाती, जो मेरे काम आते रहते। आज कुसुम आंटी हमारे घर आई थी तो रामू ने उसे चाय बनाकर दी। उसने चाय पीते हुए रामू को बड़ी गौर से देखा। सर से पांव तक उसको निहारती रही। रामू जब चला गया तो बड़ी गंभीरता से उन्होंने मुझसे एक बात बताई। कहने लगी, तुमने कुछ सोचा है? अब उसका क्या करोगी? उसे अपने घर से निकालो। ऐसे लड़के अपने घर में रखना अच्छी बात नहीं है। उसने गहरी नज़रों से रामू को देखते हुए कहा। कुसुम आंटी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने तो हैरत से पूछा। बस उसकी चाल ढाल तो देखो, उसके अंदर देखो, कहीं से भी ये लड़का नहीं लगता। मुझे लग रहा है तुम अपने लिए मुश्किल पैदा करने लगी हो। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो कुसुम आंटी? भला उससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? मैंने बड़ी हैरानी से पूछा। देखो, आजकल के ज़माने में कुछ भी मुमकिन है। ऐसी बातें ना करो जिससे तुम्हारी आबाद ज़िंदगी को कोई खतरा हो। हमेशा इंसान को एहतियात से काम लेना चाहिए। मगर मेरे पास रामू के बारे में कोई सबूत नहीं था जो मैं उससे लड़ झगड़ कर घर से बाहर निकाल देती। एक रोज़ मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही थी। रामू को आवाज़ देने लगी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसके कमरे में चली गई। गलती से आज उसने अपना दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, नहीं तो पहले हमेशा ज़्यादातर बंद ही रखता था। मैंने दरवाजे से अंदर झांका तो रामू ने अपने कंधों से तौलिया उतार रखा था और चादर भी उतारा हुआ था। ये सब देखकर तो मेरे पाँव पर खड़ी ना रह सकी। दीवार ना सहारा लेती तो शायद वहीं गिर जाती। लड़खड़ाते कदमों से वापस आने पर कमरे में आ गई। अब तो मेरी सास भी चुप थी। शायद उन्होंने रामू उस रूप में कबूल कर लिया था। मैंने सोच लिया कि अब रामू को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। पति के आते ही मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब इस घर में मैं रहूंगी या रामू रहेगा? मैंने बड़ी चीखते हुए कहा था, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मेरे पति ने ऐसी बाजी पलटी कि मैं तो हैरान रह गई। मैं भी रामू से तंग आ गया हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर कब जाएगा यहाँ से? मैंने एक शब्द चीखते हुए कहा। बस कल ही मैं उसका सामान पैक कर देता हूँ। वैसे भी अब ये बड़ा हो गया है, उसके यहाँ रहने की कोई तुक नहीं बनती। आशीष आज बार बार रामू के खिलाफ बोले जा रहे थे, जबकि ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी उल्टी थी। ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। वे हमेशा उसके साथ हमदर्दी जताते थे। मेरे सास ससुर इस मामले में बिल्कुल चुप थे, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। अगले दिन मैं उस सुबह उठी तो मेरे पति रामू का सामान लेकर दरवाजे से बाहर अपने साथ लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो आप? मैंने पूछा। रामू को उसके घर छोड़ आऊँ?
उसने अपने घर जाने का वक्त आ गया है। इस बेचारे ने हमारी बहुत सेवा कर दी। मैं अब इसे ज़्यादा यहाँ नहीं रख सकता। आशीष ने कहा। रामू को लेकर गाड़ी में बैठ गए। उनके जाने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की, रामू इस घर से चला गया, वरना मैं जीते जी मर जाती। रामू को घर से निकाल कर अब तो मेरा चैन सुकून लौट आया। मैंने अपने कमरे में बैठी आशीष का इंतज़ार कर रही थी कि वे आएंगे तो मैं अपने उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, क्योंकि कुछ दिनों से रामू की वजह से घर के हालात ख़राब हो गए थे। मैं चाहकर भी अपने पति को वक्त नहीं दे पाती थी, मगर ये तो मेरी दिमागी ख्याल थे। आशीष रामू को लेकर चले गए थे और सुबह के गए शाम तक घर वापस नहीं आए थे, तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। सास ससुर से भी पूछा, वे बड़े आराम से बैठे थे, जैसे उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। फिर ऐसे ही इंतज़ार में अब 3 दिन बीत गया। अब तो बात मेरी बर्दाश्त से बाहर जाती रही थी। मैंने अपनी सास से विनती करके पूछा तो बोली, बेटी तूने अपना घर खुद बर्बाद कर दिया। तब सास ने अपने कमरे से मुझे एक चाबी उठाकर दी और बोली, अगर फ्री हो जाओ तो इस वक्त उस पते पर चली जाना और जाकर अपनी हकीकत अपनी आंखों से देख लेना। उन्होंने चाबी मेरे हाथ में थमा दिए, कहा, और खबरदार जो तूने कोई हंगामा करने की कोशिश की। मेरे बेटे की खुशी जिस बात में है हम उसी बात में रहेंगे। मैंने पहले तुम्हें कहा था कि तुम बाज आ जाओ, मत भरोसा करो लोगों पर, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब अपने किए का इंजाम भुगतो। अपनी सास से ये बात सुनकर मेरी रही सही उम्मीद भी जाती रही। अगले दिन वे चाबी लेकर मैं उस पते पर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। शायद मेरी पति जानबूझकर ये सब हकीकत मुझे दिखाना चाह रहे थे। फ्लैट का दरवाज़ा खुलते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने मेरा पति रामू के साथ बैठा था, जिसने पूरा साल अपने रूप से मुझे अनजान रखा था, वह भी मेरे नासमझी से। मैं ये लड़का नहीं था, वह तो लड़की थी। उसने अपना हुलिया लड़कों जैसा बना रखा था। मुझे 5 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ था। रामू जो लड़के के रूप में लड़की थी, उसने अपने हुलिया हमेशा लड़कों जैसी बना रखी थी। पूरे 1 साल मेरी सेवा करी थी और फिर मेरे घर में ऐसा नकाब लगाया जिसे मुझे कभी उठाने नहीं दिया। मेरा घर बर्बाद हो गया था, मेरा पति उसका हो गया और मैं अकेली रह गई। उसका असली नाम रामू नहीं रानी था। रानी मेरे पति से 3 बच्चे यानी 3 बेटे पैदा किए और बच्चे मेरे पति के जान थे। मेरे लिए अब जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्होंने किसी जमींदार की सेवा की थी, जिसके बदले में वे रानी को मुझे दे दी थी। वह बहुत खूबसूरत थी, देखने वालों की नज़र उस पर टिक जाती थी, मगर उन्होंने उस माहौल से बचाने के लिए लड़के का रूप देकर अपने साथ अपने घर ले आया। शुरू में उनका इरादा था कि वह उसे एक नौकर की तरह रखेंगे, मगर उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती ने दोनों को शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब जबकि रानी 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन वह मेरे लिए तो अभी बच्ची थी। मैंने उसको 1 साल अपने बेटे की तरह समझा था। रानी ने भी अपने बड़पन से मेरा दिल जीत लिया था। मुझे उसने बड़ी बहन वाला दर्जा दिया था। आखिर हम दोनों की सुलह हो गई थी। अब हम दोनों एक ही घर में एक छत के नीचे रहते थे। मैं उसका ख्याल रखती थी, वह मेरा इज्जत करती थी। मगर सब लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि अपनी सास की बातों का बुरा ना मानिए। हर वक्त सास कभी बुरी नहीं होती। जो बातें पता होती हैं वही लोग आसानी से बता सकते हैं। तो कैसी लगी ये इमोशनल कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।